इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट क्लास डिस्कशन स्टार्ट किया हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस figure shows the electric field lines due to two equal and opposite point charges. Which of the arrows best represents the electric field at point P? Answer. Two positive point charges, negative positive field lines. Point P. इन दोनों के बीच में भी आप चाहे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिगर में फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को यूज किया जा रहा। अपर पार्ट 1 2 3 लाइंस, इसके बीच में भी आप 4 5 लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं। फिगर ऐसा कुछ है, कॉपी करना होगा आपको। Done, sir. 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन। 4 में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। इक्वल अपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए। विच ऑफ द एरोज बेस्ट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P shown in figure? 4 ऑप्शंस है आपके पास। अभी से 30 सेकंड का टाइम है, आंसर करना होगा आप सभी को। जब पूछा जाएगा फिर आप रिप्लाई करेंगे।
ऑप्शन के फॉर्म में आंसर करना है। राहुल, आप आंसर कर सकते हैं 4 ऑप्शंस ABCD। सर डी। विशाल, सर बी। कुणाल, सर सी। सृष्टि, सर बी। सुहानी, सर डी। राज, सर बी। प्रियंका, सर बी। राहुल। राहुल, आपका आंसर हो चुका। कल्पना, सर डी। सत्यम, सर बी। सोनल, सर बी। पूजा, सर बी। निखिल, सर बी। आदित्य, सर सी। ऑप्शन सी। सत्यम, आपने आंसर किया है? नो सर बी, हम बी बोल। सेकेंड ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको ड्रॉ भी किया होगा। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर along the tangent of field line at point P, इसे यूज करेंगे। वेट, हम इस फिगर को सॉल्यूशन के लिए कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, एक रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए। फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। कुछ ऐसा हो सकता है, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब इस केस में क्वेश्चन में एरो मार्क किया हुआ नहीं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, तो आपको भी ऐसा कुछ दिखाना चाहिए अगर हम इसे कंप्लीट करने के बारे में सोचें। नेगेटिव पॉइंट चार्ज लाइंस टर्मिनेट होने चाहिए। फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, एक रफ स्केच ड्रॉ किया, फिर अलोंग टैंजेंट। आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, अलोंग टैंजेंट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा कर्व ड्रॉ किया। इन सभी में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो है ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आप अपने नोटबुक में जिस क्वेश्चन वाले फिगर को यूज करिए, क्वेश्चन वाले फिगर पे ऐसा एक फील्ड लाइन कर्व ड्रॉ करना होगा। जैसा भी फील्ड लाइन कर्व आएगा अलोंग टैंजेंट, अलोंग टैंजेंट, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ एरो मार्क, जो भी एरो मार्क किया उधर आपको देखना होगा। लास्ट ऑप्शन जो लोग चूज कर रहे हैं थोड़ा सा सोचना जरूरी कि ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होता है और फिर उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना होगा आपको, तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर डायरेक्शन। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। A field line is shown in the figure. A field line is shown in the figure. This field cannot represent फोर ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उससे पहले फिगर। ऐसा है कोई फील्ड लाइन एंड फोर ऑप्शंस आर
कॉपी कर सकते हैं आप फील्ड लाइन। Done, sir. फर्स्ट ऑप्शन ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, induced electric field, induced electric field, magnetic field. Choose all that apply. More than one option may be correct. पढ़ा रखा है इतना कुछ आपको, लास्ट क्लास के बेसिस पे आंसर करना पॉसिबल। 4 ऑप्शंस, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। ये देखना जरूरी कि क्वेश्चन में कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो ऐसे सिचुएशन में आप 4 ऑप्शंस ऐसा कुछ मार्क करते हैं, जो पॉसिबल है उसे टिक मार्क कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, अगर कोई नॉट पॉसिबल है तो क्रॉस करो। इस क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल आंसर होगा एक्चुअल आंसर। अभी से 30 सेकेंड्स खुद का डिसीजन लेने के लिए। आंसर कर सकते हैं आप लोग। Sir, magnetic field. A and B. सर ए एंड बी। A and B. So A and B. A and B. ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, इससे डिफरेंट किसी का आंसर है फर्स्ट सेकंड से डिफरेंट? Sir, B and D. बी एंड डी। और कोई आंसर करना चाहते हो फाइनली? जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये कभी आ चुका फाइनल एग्जाम में। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो +4 मार्क्स मिलेगा आपको। और ध्यान रखना, अगर सारी चीज पढ़ के जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इजी क्वेश्चन कहलाता। पूरे सिलेबस को पढ़ के जाते हैं आप ढंग से तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन में एरर नहीं परफॉर्म हो तो आपके लिए अच्छा। करेक्ट ऑप्शन आपसे एक्सपेक्ट किया गया था कैन नॉट रिप्रेजेंट। क्लोज्ड लूप है, सिंपल सा क्लोज्ड लूप। कंजर्वेटिव फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट डेवलप किया आपने। मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करता है तो ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे देखें कैन नॉट रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ए एंड बी फाइनल आंसर होगा, ए एंड बी। यहाँ पे फिर ये भी प्रॉब्लम है कि टिक मार्क करो या ना करो। इस क्वेश्चन के लिए आंसर ही डायरेक्ट कर लेना सही है। ए एंड बी फाइनल आंसर। कैनॉट रिप्रेजेंट 2 ऑप्शंस। कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन सॉल्व।
हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं, एडवांस लेवल में एक क्वेश्चन में वो उन लोगों का कोशिश होता है कि आपसे ज़्यादा चीज़ों को पूछ सके। देखना 4 ऑप्शंस में 4 डिफरेंट टाइप्स के फील्ड को डाला गया, सभी को फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया गया, फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट, लेकिन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ये क्लास 11th में पढ़ते और इन तीनों को आप क्लास 12th में पढ़ते। वेट, कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं आप, फील्ड लाइंस पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन एनालाइज होता है, अगर आपके कमरे में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम। थ्योरेटिकली वैसे आपको बता दें, इमेजिनरी लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपसे इस पे बेस्ट पूछा जाता तो लोगों ने इसके लिए सेलेक्ट कर रखा है। 1 कूलम और एसोसिएटेड चार्ज का वैल्यू, एसोसिएटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिफाइन किया हुआ, कितना हो सकता। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ 1 कूलम, माइक्रो कूलम नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं आपको 1 कूलम जो कि बिग चार्ज होगा, इज इक्वल टू 1/ε0, 1/ε0। वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन जनरल सोचे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसा यूनिट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करने पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ 1 कूलम इज 1/ε0। कॉपी कर लेना इसे पॉइंट में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating or terminating originating or terminating at a charge is proportional to the magnitude of charge. In SI units, 1/ε0 1/ε0 electric field lines are associated with 1 coulomb charge. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ चार्ज Q is therefore the number of electric field lines associated with charge Q is, कोई आंसर कर सकता है आप लोगों में से? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है स्टेटमेंट। सर Q/ε0। और कोई आंसर करना चाहते हैं आप लोग में से?
Therefore, the total number of electric field lines associated with charge Q is, in general statement, Q by epsilon 0. एग्जाम में आप ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन हम जिस एक्यूरेसी से डील करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ये लिखना चाहिए आपको। स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया मैंने, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है कोशिश करना है आप उसको अप्लाई करें उसी फॉर्मेट में। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q लिखा है, चार्ज Q पॉजिटिव है नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पे अगर रहा होता -6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, तो क्या आप यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन 0 नंबर ऑफ लाइंस बोलेंगे? आंसर होगा नो। नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे आप। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, इसका वैसा कोई मतलब नहीं। Q बाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड फॉर्म में सोचना आपको। अगर चार्ज Q के लिए n नंबर ऑफ लाइंस आपने ड्रॉ किया है तो 2Q के लिए 2n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने होंगे, ट्वाइस। फील्ड लाइंस आपका चॉइस होता है, आप कितना फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन यूज करते सॉल्व करने, वेट करना आप सभी को। 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस और फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। इसके आगे भी है, वेट करना। 1 2 3 4। मुझे एक लाइन और ड्रॉ करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ। लाइंस आप चेंज नहीं करेंगे एग्जाम में, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो सकता है कि फिक्स रहे, आपको आपका चॉइस नहीं है। ए चार्ज, पॉइंट चार्ज ए, पॉइंट चार्ज बी, फिर फील्ड लाइंस ड्रॉ किए जा रहे हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेचर ऑफ चार्ज और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे साइन ऑफ चार्ज ए चार्ज बी आंसर करना है, फिर फाइनली हमें आंसर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी रेशियो। इजी क्वेश्चन, जितना टाइम लगा इसे ड्रॉ करने में उससे कम में आप सॉल्व कर पाएंगे। कॉपी करिए क्वेश्चन। चार्ज क्यू ए, एरो जिस तरह से मार्क किया हुआ है आप कंफर्म बता सकते हैं एरो के हेल्प से। चार्ज क्यू ए इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। चार्ज बी नेगेटिव,
magnitude of charge QA, magnitude of charge QB, number of lines originating or terminating directly proportional to magnitude of charge. काउंट कर लेते हैं हम लोग 4 4 4 4 16 और यहाँ पे दिख रहा है 4 4 8 ओनली 16 by 8 आंसर. Number of lines. Next question. Done, sir. एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग और इस क्यूब के सेंटर पे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी हो, बस पॉइंट चार्ज गिवन है. सेंटर पे चार्ज क्यूब. कॉपी करेंगे फिगर. क्यूब और इसे सेंटर कंसीडर कर लेना. Total number of field lines associated with this charge is mod q by epsilon 0. ऐसा यूनिट फॉलो करने पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ईच सरफेस shown in figure. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि जितने भी फील्ड लाइंस हैं उन सभी को आगे कंटिन्यू करना और वो इन्फिनिट तक जाएगा. और इस तरह का अगर मेरे पास क्यूब के शेप में कोई बॉक्स है और किसी एक सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप एसोसिएटेड आंसर करना चाहते हैं तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हर एक सरफेस से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा. आंसर होगा टोटल डिवाइडेड बाय 6. टोटल नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद दिस चार्ज n, तो n by 6 होगा एसोसिएटेड विथ ईच सरफेस. लिख सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ईच सरफेस. Number of electric field lines, number of electric field lines passing through each surface shown in figure equal to total number associated mod q by epsilon 0 divided by 6. सेंटर के अलावा कहीं और होता प्लेस्ड तो फिर ईच सरफेस का आप ऐसे 6 से डिवाइड करके आंसर नहीं कर सकते. mod q by 6 epsilon 0. बुक में जनरल अगर देखेंगे तो मॉड साइन को अवॉइड करते लोग, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 लिख दिया करते हैं. इन जनरल अगर ऐसा कुछ मिले तो मॉड क्यू का प्रेजेंस जरूरी. इस चार्ज को आपने सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, ये कोई क्लोज बॉक्स था और सेंटर से आपने डिस्प्लेस कर दिया. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ऑल द 6 सर्फेसेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू मॉड क्यू बाई एप्सिलॉन 0. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है सरफेस को. तो टोटल आप बता सकते हैं. किसी एक सरफेस से आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि और एक्स्ट्रा कोई ढंग का इंफॉर्मेशन नहीं हो आपके पास अवेलेबल. सेंटर पे होने से डिवाइडेड बाय 6 किया जा सकता था, किया भी उसको आपने यूज़.
note related point. Point number 2, if charges are at rest, then the electric field जिसे इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलना चाहिए इस टॉपिक में, लेकिन बुक में लिखा रहता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे. इफ चार्जेज आर एट रेस्ट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero. ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन नोट भी किया. Therefore, in electrostatics, ये लिखना बार बार जरूरी. Therefore, in electrostatics, the electric field lines do not pass through a conductor. Do not pass through a conductor. कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है, तो वहां से कोई फील्ड लाइन आप अलाउ नहीं कर सकते पास होने को. नेक्स्ट पॉइंट. अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डेवलप होता है. फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जा रहा है, कहीं भी अगर फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर दिया और चार्ज को, जैसे ऐसा कोई फील्ड लाइन है, हो सकता है किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया आपने फ्रीली. स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल का, और आपको पता है कि ये रहा फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ऐसा कुछ, और इसे रिलीज कर दिया गया. क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय दिस पॉइंट चार्ज. इसमें फोर्स तो एक्ट करना है, क्यों ही फोर्स एक्ट करेगा कंफर्म. आपने अगर इसे छोड़ दिया होता तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, क्या वो फील्ड लाइन के अलोंग ट्रैवल करता हुआ आगे मूव करेगा. क्वेश्चन ये है हमारा. अगर इस पॉइंट चार्ज को अलाउ करते, फ्री कर दिया आपने, फ्री फ्रॉम अदर फोर्सेस, देन पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज. आंसर करना है. यही सेम कर्व या डिफरेंट होगा. कोई आंसर है. V इक्वल टू 0, इंस्टेंटेनियस रेस्ट सिचुएशन से चार्ज को रिलीज किया जा रहा है. एंड व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज Q. और एक ऐसा भी है फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, और आपने इसे रिलीज कर दिया चार्ज Q को. देखना, अगर यहाँ पे चार्ज Q को रिलीज किया जाता है, पाथ फॉलोड यानी काइनेमेटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब पे कंसिडर करना होता है आपको. स्पीड जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है, फिर फोर्स के बारे में सोचते हैं. अगर ये चार्ज Q पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दे दिया मैंने आपको, चार्ज Q इज पॉजिटिव, तो ये होगा फोर्स डायरेक्शन. एक्सेलरेट कर जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेट करके कुछ डिस्टेंस अगर ट्रैवल करके सपोज वो यहाँ पहुँच जाता है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे भी फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट. फिर आगे मूव करने पे फोर्स अलोंग दिस फील्ड लाइन कंटिन्यू करेगा. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी को कंटिन्यू करेगा अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रिलीज करके छोड़ दिया इस लाइन पे. कर्व के केस में क्या होता है वो देखते हैं. अलोंग टैंजेंट ऐसे फोर्स ऐड करना,
जब इस तरह से फोर्स एक्ट करेगा तो इसी इंस्टेंट पे ये कर्व को छोड़ देगा। सिंपल काइनेमेटिक्स। एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट है, इस लाइन के अलोंग अगर एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो नेक्स्ट मोमेंट फाइनाइट टाइम में वो इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस होगा। फिर जब आगे डिस्प्लेस होगा तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स होगा वो डिसाइड करेगा इसका फर्दर डायरेक्शन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स पार्ट। कुछ जगह पे स्कूल के बुक में कुछ जगह पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड लाइन पे छोड़ देते तो वो हमेशा फील्ड लाइन को कंटिन्यू करता है। नहीं करता हमेशा। अगर कर्व होगा अदर देन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करेगा। वो स्ट्रेट लाइन के केस में वो कंटिन्यू करता है अलोंग फील्ड लाइन। कॉपी करिए फिगर, फिर स्टेटमेंट है आगे। Done, sir. A point charge free to move in absence of other forces may or may not move along the electric field line on which it is placed. The point charge will move along the electric field line the point charge will move along the electric field line only if the electric field line is straight. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फिगर के हेल्प से दिखाया गया। कॉपी। Done, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो फोर्स का डायरेक्शन भी मिलता है आपको। टेंजेंट से फील्ड का डायरेक्शन मिलता है और फोर्स भी उसी टेंजेंट के अलोंग हो सकता है। जैसे कुछ यहाँ पे दिखा मैंने, चार्ज क्यू एंड चार्ज क्यू इज पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर, अलोंग टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर पढ़ा आपने। फोर्स भी दिखाना है तो फोर्स दिखा सकते हैं आप। वैसे ये टेंजेंट मुझे फील नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर अलोंग टेंजेंट, फोर्स फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर और फोर्स वेक्टर, ये दोनों हो सकता है पैरेलल इफ चार्ज क्यू इज पॉजिटिव। चार्ज क्यू
लेकिन चार्ज क्यू नेगेटिव आपने सोचा, पॉइंट चार्ज क्यू नेगेटिव, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिस रीजन ऑफ स्पेस में आप प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर पहले इसे फील्ड है और फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या था, अलोंग टैंजेंट। यहाँ पे अलोंग टैंजेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बता सकते हैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? फोर्स डायरेक्शन पैरेलल टू ई, एंटी पैरेलल टू ई, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कंफर्म होगा, अलोंग एंटी पैरेलल। और F इक्वल टू क्यू ई अप्लाई करेंगे, क्यू अपने साइन के साथ आने को है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि फोर्स अलोंग टैंजेंट एक्ट कर रहा है। अलोंग में जो टू पॉसिबल ऑप्शंस है दोनों इन्वॉल्व होता है, टैंजेंट तो दोनों है। अगर आप देखें तो टैंजेंट के अलोंग फोर्स भी दिख रहा है, टैंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। टैंजेंट के अलोंग फील्ड, टैंजेंट के अलोंग फोर्स, क्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसको आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी तक आप पढ़ते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फोर्स भी रिप्रेजेंट होता है अलोंग टैंजेंट डायरेक्शन से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं आप। यही रीजन है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट फाइनली बताने जा रहे हैं उसका ये एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम होगा। फिगर कॉपी करिए। डन सर। Statement: electric field lines are also known as electric field lines are also known as electric lines of force. Electric lines of force. But magnetic field lines are not called magnetic lines of force. ये भी ध्यान रखना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अलोंग टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर मिलेगा मुझे, अलोंग टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर। लेकिन उसी लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप लोग 10th पास स्टूडेंट हो, 10th में पढ़ाई किया होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पता होना चाहिए आप सभी को, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो बता सकते हैं लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपने 10th में पढ़ाई किया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर करंट। करंट डायरेक्शन, सही है। मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, तो सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड को जरा उस तरह से प्लेस करिए। लेफ्ट हैंड को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्लेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मिडिल फिंगर, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कंसिडर कर लो आप, एक्स एक्सिस के अलोंग मिडिल फिंगर, वाई के अलोंग इंडेक्स फिंगर, और थंब को प्लेस करिए जेड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। सर ऐसा वेट, पहले जो बोला जा रहा है उसको सुनना है आपको, फिर आप पूछ सकते हैं। लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो 10th में पढ़ाई किया। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्रॉस्ड कंडीशन 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट आप प्लेस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कोशिश करो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहे आपका मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, और वर्टिकली अपवर्ड होगा थंब। थंब की डायरेक्शन में फोर्स क्वांटिटी होता है,
मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर आप देखेंगे तो थंब के अलोंग होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड था अलोंग इंडेक्स फिंगर। तो इस केस में फील्ड के अलोंग फोर्स आपको मिला नहीं। यही रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप नहीं बोल सकते मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अलाउड है। अब पूछे क्या बोलना था? सर थंब तो सर डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर को भी बोलते थे ना। थंब से फोर्स रिप्रेजेंट होता है। ओके सर। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जरा करेक्ट रिकॉल करिए। तो थंब से फोर्स रिप्रेजेंट होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मिडिल फिंगर से करंट का डायरेक्शन और इंडेक्स से होता है मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना कम से कम पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन होता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल बिल्कुल नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बोल रखा है मैंने आपको, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो उसको पॉइंट वाइज, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स का काफी इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर जगह यूज होता है। स्टेटमेंट फॉर्म में नोट करा देना चाहते ताकि आपका एक अच्छा नोटबुक तैयार हो सके, हम भी टाइम सेव कर सकते थे। इस पॉइंट को कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सप्लेन कर दिया, बोल देते, एक फिगर ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आगे बढ़ सकते हैं। कॉपी करिए स्टेटमेंट के साथ। ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर on the surface of a charged conductor, electric field is always, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोला जाता है तो आप समझ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, जब क्वांटिटी के फॉर्म में सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along normal to the surface, along normal to the surface. Therefore, electric field lines end or start normally at the surface of a charged conductor. इसके लिए एग्जाम्पल, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, इस रीजन में कुछ ऐसा है सिचुएशन जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस और कंडक्टर। ये ध्यान रखना कि ये कंडक्टर होना चाहिए, नॉन कंडक्टर के लिए पॉइंट अप्लीकेबल नहीं। फिर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करने हैं तो बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग, पॉजिटिव है तो अवे, यहाँ भी नॉर्मल अवे फील्ड लाइन्स, नॉर्मल अवे, यहाँ भी आप सोचेंगे नॉर्मल टू द सरफेस अवे। इस केस में नॉर्मल बट टुवर्ड सरफेस, यहाँ पे नॉर्मल टुवर्ड सरफेस, along normal toward surface, normal toward surface, कॉपी कर सकते हैं इसे।
कहीं भी अगर नॉर्मल से डिफरेंट, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन चूज करना है। यहाँ पे कोई अगर लाइन को ड्रॉ कर दे, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दे, जैसे ऐसे किसी ने ड्रॉ कर दिया, ये रहा सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, ये इनकरेक्ट है। ये केवल रेड वाला पार्ट जो दिखा रहे हैं हम, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बाकी सब करेक्ट है। पता चलना चाहिए कि नॉर्मल के लॉन्ग आपने दिखा, ऐसे किसी ने दिखा रखा है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है लॉन्ग नॉर्मल टू द सरफेस, कंडक्टर के केस में। ये कंडक्टर भी लिखना जरूरी और इसका इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं आप। कंडक्टिंग प्लेट, ऐसा कोई कंडक्टिंग प्लेट हो सकता है और इसके सामने है ये रहा चार्ज, कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये अनचार्ज कंडीशन में होगा, इसके पास पहले से आपने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके प्रेजेंस में अगर आप सोचें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सरफेस पे इंड्यूस हो सकता है। और फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है मुझे, फील्ड लाइंस। तो देखना कैसा हो सकता है फील्ड लाइंस, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और इस पे टर्मिनेट होना, लेकिन यहाँ पर जब टर्मिनेट होगा तो अलोंग नॉर्मल आप लेकर आएंगे, अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जब इस सरफेस को हिट करने वाला तो नॉर्मल टू द सरफेस। रफ स्केच, इसके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास कुछ लाइंस इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, और इसे हिट कर रहा। कंडक्टर होना जरूरी, चार्ज्ड कंडक्टर, अगर आपके पास कोई चार्ज्ड कंडक्टर ही है। Done, sir. लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट टॉपिक में कुछ फंडामेंटल यूनिट्स और कुछ आप एक्स्ट्रा यूनिट भी पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सॉलिड एंगल क्वांटिटी नाम सुना होगा आपने, पढ़ना भी था डिटेल में। सॉलिड एंगल का बता सकते हैं आप सभी यूनिट होता क्या है? सॉलिड एंगल यूनिट, जनरल क्वेश्चन सभी के लिए है। किसी को नहीं पता ये बात? सॉलिड एंगल आप यूनिट भूल रहे हैं, थोड़ा प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाइए और पढ़ाई करिए। आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना चाहिए। स्कूल ओपन नहीं है तो आप लोग को पता ही नहीं चल रहा होगा कि आप सीनियर हो चुके हैं। अब आप 10th मोड में नहीं रह सकते, 11th पास हो चुके हो, 12th में हो, नेक्स्ट ईयर आपको 12th का बोर्ड लिखना होगा। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल लिखना नहीं है बल्कि क्वालिफाई भी करने का आपको रखना चाहिए। उसमें 9th 11th और 12th दोनों का सिलेबस आना है। स्टेरेडियन नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्टेरेडियन प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर केवल लाइंस है तो उसको बोलते हैं प्लेन रेडियन, और यूनिट होता है रेडियन। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर आप जाके नोटबुक ओपन करेंगे लास्ट ईयर का तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी दिया गया होगा आपको, सॉलिड एंगल होता भी क्या है उसको एक्सप्लेन करके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए होंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम 11th में ये पढ़ना था कि सॉलिड एंगल और यूनिट
सॉलिड एंगल, इसका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो। पहले जनरल हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। एक कोई एरिया सेलेक्ट किया मैंने, ऐसा कुछ। पहले वेट करना, फिगर साथ में मत ड्रॉ करना, सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को फील होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि आपके पास एक पैराशूट है और ये पैराशूट का अपर पार्ट, सरफेस का पार्ट, और ये सभी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। सपोज स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और यहाँ पे वो पर्सन है। फिर एंगल सबटेंडेड के बारे में सोचेंगे, और ये प्लेन एंगल नहीं होगा, प्लेन एंगल से डिफरेंट कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिजिकली इसे समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, और वो भी ऑनलाइन मोड में जब हम सामने नहीं आपके। तो देखना पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये एरिया नॉर्मल की तरह होना चाहिए, यानी इस पे कोई भी पॉइंट लेते आप और उसे आपने इसे ज्वाइन कर दिया तो वो होना चाहिए अलोंग नॉर्मल। रेडियल लाइन बोल सकते हैं, नॉर्मल टू दिस सरफेस। अगर नॉर्मल टू दिस सरफेस है, ये नॉर्मल एरिया के नाम से जाना जाएगा, नॉर्मल एरिया। फिर आप कुछ इस तरह का सिचुएशन सोचिए, जैसा भी है इसके अंदर आप फिट कर सकते हैं। कोन भी आप सोचो, कोन के केस में यहाँ पर एक 3D में आपको इमेजिन करना है, जैसे सर्कल, ऐसे बहुत लोग सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं हम लोग। सॉलिड एंगल के लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन फिक्स नहीं कर रखा है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स वाले लोगों ने, तो ज़्यादातर बुक में लोग इसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड एंगल के को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, सॉलिड एंगल, स्टे रेडियन। लेकिन ऐसा तब जबकि आप यहाँ पे इसे नॉर्मल एरिया कंसिडर करेंगे। एरिया हम AN लिख के दिखाना चाहते हैं, नॉर्मल एरिया। तो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है जैसे प्लेन एंगल हम लोगों ने कभी डिफाइन किया, थीटा इक्वल टू L/R, आर्क लेंथ बाई रेडियस R। सॉलिड एंगल होता है एरिया, नॉर्मल एरिया बाई ये R। ऐसा सोचेंगे आप, सभी का लेंथ R के इक्वल है, R लेंथ, तो R स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा, R स्क्वायर। कम से कम इतना पता होना जरूरी है आप सभी को, इसका यूज है, आगे भी यूज करना है मुझे। कॉपी कर सकते हो आप फिगर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सही, कॉपी करने का कोशिश करो। Done, sir. क्वांटिटी या सॉलिड एंगल, ऐसा यूनिट, स्टे रेडियन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन SR। एरिया नॉर्मल हो तो नॉर्मल डिवाइडेड बाय ये रेडियल डिस्टेंस R स्क्वायर। कुछ एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। हेमी स्फेरिकल सेल,
हेमियोस्फेरिकल सेल और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में आप कहीं भी एरिया सेलेक्ट करेंगे। आपने डी एरिया सेलेक्ट किया, इतना तो आइडिया होगा कि हेमियोस्फेरिकल सेल के केस में इस पे अगर कहीं भी एरिया हम सेलेक्ट करते हैं तो वो एरिया होगा नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू रेडियल लाइन। रेडियस इज आर, तो सेंटर पे सॉलिड एंगल चाहिए मुझे, तो सॉलिड एंगल एट द सेंटर इक्वल टू जो फॉर्मूला पढ़ाई किया आपने, नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। आप सोचेंगे कि कंप्लीट एरिया सेलेक्ट करना या नहीं करना, कहीं पर आप चाहो तो एलिमेंटल एरिया ले सकते हैं, तब वो होगा dn भी हो सकता था, dn बाई आर स्क्वायर, फिर इसे मुझे d ओम लिखना होता डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर इंटीग्रेशन, आर वैल्यू सेम एट ऑल पॉइंट्स, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये टोटल एरिया और ये टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ। अच्छा पार्ट यह है इस एग्जाम्पल में कि एरिया जो कोई भी एरिया सभी का सभी नॉर्मल एरिया है और वो ओ के कॉन्टेक्स्ट में 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आंसर होगा 2 पाई। ध्यान रखना जब आप सॉलिड एंगल आंसर कर रहे हैं तो जनरली अभी तक के प्रैक्टिस में आप 2 पाई के बाद रेडियन सोचते हैं। रेडियन इसलिए क्योंकि आप प्लेन एंगल डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर होगा 2 पाई स्टे रेडियन, स्टे रेडियन या एस आर भी लिख सकते हैं आप। सर कॉपी। Done, sir. हेमियोस्फेरिकल सेल, हेमियोस्फेरिकल सेल। एक और एग्जांपल, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है और कंप्लीट है वो, ऐसे सिचुएशन में एंगल सबटेंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर। पेन पेपर यूज नहीं करना और मेंटल कैलकुलेशन से आंसर कर दो और क्वेश्चन कॉपी करते रहना। आर और ये रहा स्फेरिकल सेल कंप्लीट। What is the solid angle subtended by this spherical surface at the center O? At the center O, कोई आंसर है? नॉर्मल एरिया, टोटल नॉर्मल एरिया बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फाइनल आंसर 4 पाई, आप चाहे तो स्टे रेडियन लिख सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 4 पाई एस आर। आंसर कंप्लीट स्फेरिकल सेल एट ओ। ये ध्यान रखना एट ओ याद दिला रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। ओ से अगर किसी और पॉइंट पे आप आंसर करना चाहते हैं तो फिर आंसर ये नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। इसलिए सॉलिड एंगल एट ओ, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट ओ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। कॉपी। Done, sir. एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ, फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रूफ है ये, सिलेबस का पार्ट कॉपी करेंगे। सो दैट प्रूफ करना है 1 by r square, 1 by r square dependence of electric field
of a point charge is consistent with the concept of the electric field lines, concept of the electric field lines. पॉइंट चार्ज फॉर्मूला पता है आपको, कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, k magnitude of charge q by r square means 1 by r square dependency due to a point charge. हम लोगों को सजेस्ट करना है कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होता है, कंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इफेक्टिवली आपको प्रूफ करना है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, वो भी फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट से, ये ध्यान रखना, फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट के हेल्प से. 1 मिनट टाइम है, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं आप, इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं. फील्ड लाइंस ड्रॉ करने होंगे, पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करते हैं और फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बाद एट ए डिस्टेंस आर प्रूफ करना है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. वेट करना होगा, फिगर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और जो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका भी इंपॉर्टेंस. पॉइंट चार्ज Q, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन फील्ड लाइन. कुछ लाइंस का हम हेल्प लेना चाहते हैं. 3, 4, 5 लाइंस और भी होंगे, फिलहाल इस प्रूफ में मैंने मेनली 5 लाइंस को चूज किया. पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट O, और फिर देखना थोड़ा केयरफुली, हम इसे नॉर्मल एरिया कंसीडर कर रहे हैं. स्मॉल होने पे नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लार्ज होने पे ये डिस्क हो जाएगा, और डिस्क के सारे पॉइंट को अगर आप Q से कनेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल के अलोंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन स्मॉल होने पे मिल जाता है अलोंग नॉर्मल. ये भी डिस्क लिया. नेक्स्ट डिस्क, 2 पॉइंट्स P1 P2, ये रहा P1 पॉइंट, इधर कहीं P2 पॉइंट. P1 पॉइंट का फील्ड डिस्कस करना है मुझे, P2 पॉइंट का भी फील्ड डिस्कस करना है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हुए एरो मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल में यहाँ पर आप ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि 3D में सोचो, ये रहा आपके लिए सॉलिड एंगल. लोग इसे डेल्टा ओम भी लिखते हैं या सिंपल ओम भी रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल. बुक में ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप, ये रहा सॉलिड एंगल. 2 सरफेसेस है मेरे पास, एक ये रहा सरफेस, ये भी सरफेस. अगर आप फिगर को केयरफुली वॉच करें तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय सेकेंड सरफेस एट पॉइंट O. फील्ड लाइंस और भी हो सकते थे, ये सभी भी फील्ड लाइंस हो सकता है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं. फील्ड लाइंस, solid angle subtended by first surface delta ohm, solid angle subtended by second surface is also delta ohm, same as solid angle subtended value.
एरिया कैसा होगा, एरिया A1 एरिया A2 ऐसा सोच सकते हैं, एरिया A1 एरिया A2। फिगर कॉपी करिए आप, फिगर का इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सही से कॉपी करना। Done, sir. Consider 2 points P1 and P2. Consider 2 points P1 and P2 at distances R1 and R2. At distances R1 and R2. From the charge Q. From the point charge Q. फिर है OP1 डिस्टेंस आप लिख पाएंगे इस बेसिस पे, OP1 डिस्टेंस इक्वल टू R1, OP2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R2। P1 से पास होता हुआ एरिया, और नॉर्मल एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग, तो वो कैसा हो सकता है अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n पास कर रहा हो। वैसे तो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर में दिखा रखा है 5 लाइंस, एरिया A को 5 लाइंस कट करता है, एरिया B फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया दोनों को कट करता है 5 लाइंस। थ्योरेटिकली हम लोग बोलेंगे n लाइंस। n लाइंस कट करता है नॉर्मल एरिया पासिंग थ्रू P1 एंड P2 सोन इन फिगर, ऐसा सोच सकते हैं आप। लिखिए आप, ये भी अटैच कर दो। डेल्टा ओम सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय, वेट इसे नोट नहीं करना है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट एरिया डेल्टा ओम, और डेल्टा ओम का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, कुछ होता था डेल्टा ओम एक्सप्रेशन। पहले रफ में समझ लो, फिर थोड़ा आगे समझ आएगा आपको। हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट नॉर्मल एरिया, उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कनेक्ट हो जाता है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है और वो भी फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से, तो ये रहा नंबर ऑफ लाइंस जो कि कट कर रहा है फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया को, एरिया डेल्टा ए। लेकिन इस केस में डेल्टा ए और डेल्टा ए बी, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डिफरेंट होगा। कैसा हो सकता है डेल्टा ए और डेल्टा बी, जैसे डेल्टा ओम डेल्टा A1 बाई R1 स्क्वायर, ये लिखना पॉसिबल है। अभी अभी जो देखा है सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से, सॉलिड एंगल डेल्टा A1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, फिर सेम एंगल सॉलिड एंगल इक्वल टू डेल्टा A2 एरिया डेल्टा A2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R2 स्क्वायर, डेल्टा A1, और इसे हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा A2। ये कॉपी नहीं करना, पहले समझ लो हम लोग कर क्या रहे आगे करने वाले, फिर उसे
सिस्टमेटिक नोट करना आप। यहाँ से एरिया हम फाइंड कर सकते चाहे तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा ओम R1 स्क्वायर। ऐसा ही अगर कोई लिखे तो डेल्टा A2 को लिखा जा सकता है डेल्टा ओम R2 स्क्वायर। फिर देखना इस एक्सप्रेशन के हेल्प से क्या लिखा जा सकता है। एन वैल्यू सेम फॉर बोथ। फर्स्ट एरिया नंबर ऑफ लाइंस कटिंग एन, सेकेंड एरिया नंबर ऑफ लाइंस कटिंग एन। तो E1 बाई E2 लिखना है मुझे, E1 एट P1 डिवाइडेड बाई E2 एट P2, E1 एट P1 डिवाइडेड बाई E2 एट P2। एन वैल्यू सेम फॉर बोथ। अगर डिफरेंट रहा होता तो हम लिख रहे होते N1 बाई N2, यहाँ पर सेम फॉर बोथ तो लिखना होगा डेल्टा A2 डिवाइडेड बाई डेल्टा A1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एरिया। और आपके पास ये डेल्टा A1 है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस R1, डेल्टा A2 इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस R1 एंड सॉलिड एंगल, डेल्टा ओम R2 स्क्वायर सॉलिड एंगल सेम वैल्यू, और ये रहा R1 स्क्वायर इफेक्टिवली R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। ये हमारा प्लानिंग है। E1 बाई E2 को हम लोगों ने प्रूव किया 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद। E1 बाई E2 प्रूफ कर दिया R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, देयरफॉर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आप जनरल R डिस्टेंस की बात करें ये प्रूफ हो जाता है। अब इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ नोट करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, आप खुद भी समझ लो इसे। 30 सेकेंड। कॉपी करना होगा आपको। Let n be the number of field lines cutting the area elements at P1 and P2, जो कि फिगर में दिख भी रहा आपको। फिर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड strength is proportional to the number of electric field lines passing through unit normal area. Next, electric field at general point P, number of field lines divided by area. तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कुछ कांस्टेंट आएगा सेम फॉर बोथ। E1 by E2 में के कांस्टेंट कैंसिल आउट एंड कैंसिल आउट डेल्टा A2 बाय डेल्टा A1। इसे 1 मार्क कर लिया। आपने अपने डिस्कशन में इंट्रोड्यूस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड को, लेकिन प्रॉब्लम कि वो एरिया के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रखा है। अब ये एरिया कनेक्ट हो सकता है डिस्टेंस R1 R2 और सॉलिड एंगल के टर्म में। कॉपी कर लेना था इसे। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय, इसको नोट नहीं करेंगे इतना, आप सुन लो। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट एट पॉइंट P1 डेल्टा ओम डेल्टा A1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर
और ये समझ में आना चाहिए आप सभी को, फिगर के हेल्प से समझाया गया। डेल्टा A1 बाय दिस डिस्टेंस R1 स्क्वायर OP1 R1 स्क्वायर, OP2 डिस्टेंस इज R2, यहां से फाइंड कर सकते हैं डेल्टा A1, कॉपी कर सकते हैं आप साथ में। ऐसा ही कुछ फॉर सेकेंड एरिया एलिमेंट, डेल्टा ओम डेल्टा A2 by R2 square. Delta A2 is solid angle subtended by the area element times R2 square. वैल्यूज पुट कर देते, ये रहा 2 3 कंबाइन करके आंसर करना पॉसिबल फ्रॉम 1 2 and 3. Done, sir. From 1 2 and 3 चेक करिए एक बार अच्छे से, आपको मिलेगा कुछ। E1 by E2 इक्वल टू डेल्टा A2, डेल्टा A2 लिख सकते हैं हम लोग सॉलिड एंगल टाइम्स R2 स्क्वायर, सॉलिड एंगल टाइम्स R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। Therefore इससे तो कंफर्म प्रूफ होता है E is inversely proportional to distance square due to a point charge। ये भी ध्यान रखना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप प्रूफ कर पा रहे हैं। यही था, काफी है इतना इंफॉर्मेशन सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट के हेल्प से। कुछ भी अगर डिराइव करने को देते हैं आपको तो उसको 2 बार 3 बार नेक्स्ट क्लास आने से पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लास को अगर 90 मिनट्स का लेक्चर हुआ है तो आपको मिनिमम 2-3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स देने होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। पढ़ाई करते वक्त थोड़ा छोटे बच्चे की तरह बन जाओ। जब आप क्लास 4-5 में रहे होंगे, 3-4 में बेसिक लर्निंग, कुछ समझ में नहीं आता, कोई न्यू वर्ड सीखा आपने, ठीक से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा, तो आप जब न्यू वर्ड सीखते तो उसको 10 टाइम्स रिपीट किया करते थे। तब तक आप रिपीट करते जब तक कि वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाता। तो बेसिक जो प्रैक्टिस है उसको भूलना नहीं है। हो सकता है कि आज के डेट में आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि उसको 6 टाइम्स आज भी रिपीट करना पड़ता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे स्टूडेंट से, लेकिन उसको अगर पता चल गया कि मुझे 6 टाइम्स रिपीट करना होता है तो वो करे 6 टाइम, वो भी पहुंच सकता है जहां पहुंचना चाहता है। लेकिन उसे पता है कि मुझे 6 टाइम्स रिपीट करने से कंप्लीट होता है मेरा, और वो कर रहा है एक बार भी नहीं और फिर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुश्किल है। हमेशा ध्यान रखना जो आपका एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, इसमें जितना ज़्यादा मिसमैच होगा लाइफ उतना ही स्ट्रेसफुल होगा। जितने लोगों को आप परेशान देखते हैं उसमें एक ये कॉमन चीज़ आप नोटिस करेंगे। अभी से लेकर के आप लाइफ टाइम इसको नोटिस करना और इस स्टेटमेंट को थोड़ा याद रखना। ज़्यादातर जो लोग परेशान आपको दिखेंगे, जिस तरह से भी परेशान दिखे, उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है और उनका जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना परेशानी। या तो 2 ऑप्शन है, या तो एक्सपेक्टेशन को नीचे ले आओ, आप बड़ा सोचो ही नहीं कुछ। दूसरा है कि बड़ा सोचो और फिर उसको मीट करने के लिए अपना कंसिस्टेंट वर्क भी करते रहो उसके ऊपर। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे इवनिंग